खैर मकदम है आप सभी का प्राइम डिबेट में। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। प्राइम डिबेट में आज मुद्दा देश की सरहदों की हिफाजत करने वाले हमारे बहादुर जवानों की शहादत का। इस साल देश की सरहदों की हिफाजत करते हुए अब तक कुल 27 बहादुर जवान अपनी शहादत दे चुके हैं और यह सिलसिला लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में एक बार फिर पाकिस्तान ने रमजान के महीने में सीज फायर को तोड़कर बीएसएफ के 4 जवानों को शहीद कर दिया और हमारे 5 बहादुर जवान घायल हो गए। 29 मई को हॉटलाइन पर भारतीय डीजीएमओ से सीज फायर की गुहार लगाने वाला यह नाकाम मुल्क अपनी बात से फिर पलट गया और तब से अब तक करीब 15 बार सीज फायर को तोड़ चुका है। कांग्रेस पार्टी ने यह कहते हुए इसके लिए मोदी सरकार पर हमला बोला है कि जब देश जवानों के जनाजों को कंधा दे रहा था तब पीएम मोदी फिटनेस वीडियो जारी कर उनकी शहादत का अपमान कर रहे थे। वहीं घाटी के अंदर सीज फायर के बाद से अब तक आतंकियों ने सिक्योरिटी दस्तों पर कुल 57 हमले किए हैं, जिनमें 20 ग्रेनेड अटैक भी शामिल हैं, जो पिछले कई सालों में सबसे ज्यादा है। ऐसे में बड़ा सवाल यही कि शहीदों की यह गिनती कब थमेगी, कब तक होंगी बहादुर जवानों के खून से हमारी सरहदें लाल। इसी पर होगी आज बात, लेकिन पहले यह रिपोर्ट। सरहद पर जवान कब तक होंगे कुर्बान। नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान। पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीज फायर, सरहद पर की फायरिंग। कब तक होंगी बहादुर जवानों के खून से सरहदें लाल। पाकिस्तान कभी अपने वादों को वफा नहीं करता है। पाकिस्तान ने सरहद पर अमन की बरकरारी से इत्तेफाक रखने की बात तो कही, लेकिन उसका अमल इसके बरखिलाफ है। पाकिस्तान ने कल रात फिर बिला इश्तियाल फायरिंग करते हुए सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। बीओपी चमलियाल रामगढ़ सेक्टर में पाकिस्तान की गोलाबारी से 2 अफसरान समेत 4 बीएसएफ जवान शहीद हुए हैं। शहीद हुए बीएसएफ जवानों में जयपुर के असिस्टेंट कमांडेंट जितेंद्र सिंह, उत्तर प्रदेश के सब इंस्पेक्टर रजनीश कुमार, राजस्थान के एएसआई राम निवास और राजस्थान के कांस्टेबल हंसराज गुज्जर शामिल हैं। बीएसएफ के 3 जवान जख्मी भी हुए हैं। बीएसएफ ने भी पाकिस्तान की इश्तियाल अंगेजी का मुंह तोड़ जवाब दिया। सरहद पर चंद रोज की खामोशी के बाद दोबारा गोलाबारी से लोगों में खौफ व हरास पैदा हो गया है। कि पाकिस्तान का दिमाग खराब है। फ्लैग मीटिंग हुई है इनकी और उसमें ये कहा गया कि हम दोबारा फायर नहीं करेंगे। इवन देन भी अगर ये फायर कर रहे हैं तो फिर इनको सबक सिखाने की जरूरत है। जम्मू में बीएसएफ हेडक्वार्टर पर बीएसएफ के एडीजी कमल एन चौबे और दीगर अफसरान ने खिराज अकीदत पेश किया। बीएसएफ के एडीजी कमल एन चौबे ने कहा कि हिंदुस्तान सरहद पर सीज फायर मुआहदे की पासदारी बरकरार रखता है, ताहम पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। जम्मू कश्मीर के नायब वजीर आला कविंदर गुप्ता ने भी पाकिस्तान की जानिब से फायरबंदी की खिलाफ वर्जी पर तशवीश का इजहार किया। Cease fire was on. That is the time we used to strengthen our defenses, and a team was going with the defense material. Pakistan violated the ceasefire, fired at them with flag trajectory weapon, followed by mortar firing, and that's how the casualty has taken place. मौजूदा सरहदी सूरत हाल पर कांग्रेस ने मोदी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। कांग्रेस लीडर प्रमोद तिवारी ने कहा कि सरहद पर जवानों की शहादत के लिए मोदी हुकूमत की कमजोर पॉलिसियां जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत एक बुज़दिल हुकूमत साबित हुई है। कांग्रेस लीडर ने फिटनेस चैलेंज पर नरेंद्र मोदी के वीडियो का तज़किरा करते हुए कहा कि सरहद पर जवान अपनी जानों का नजराना दे रहे हैं और वजीर आजम अपना फिटनेस वीडियो जारी कर रहे हैं। ईद का तोहफा, दुखद तोहफा हमें सीमा पर मिला है। इसके लिए मोदी सरकार की कमजोर नीति को जिम्मेदार ठहराता हूं। मोदी जी के लिए अगर मैं कहूं तो ये भाषणों के तो वीर हैं, पर कार्रवाई में ढेर है। जराये के मुताबिक रवां साल पाकिस्तान की जानिब से तकरीबन 1300 मरतबा सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की गई। गुज़िश्ता हफ्ते भी जम्मू के अखनूर कानाचक सेक्टर में पाकिस्तान की इश्तियाल अंगेजी में 2 जवान शहीद जबकि 1 दर्जन से ज्यादा आम शहरी जख्मी हुए। दरअसल पाकिस्तान सीज फायर की आड़ में दहशतगर्दों को दरअंदाजी का मौका फराहम करता है।
हालिया दिनों फौज ने कई दरअंदाजों को मार गिराया है, लेकिन पाकिस्तान की नापाक हरकतों को आखिर कब तक बर्दाश्त किया जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। शहीदों की ये गिनती कब थमेगी, ये है आज का बड़ा सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ आज नवीन जिंदल साहब मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्सपर्सन हैं। सुरेंद्र राजपूत साहब कांग्रेस पार्टी के स्पोक्सपर्सन हमारे साथ मौजूद हैं इस डिबेट में। इसके अलावा श्रीनगर का भी हम सीधे रुख करेंगे। राजा एजाज अली जो कि पीडीपी के सीनियर लीडर हैं, वो श्रीनगर से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल पीके सहगल साहब, जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट, वो हमारे साथ इस बहस का हिस्सा हैं। शबनम खान हमारे साथ मौजूद हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, सिविल सोसाइटी का हिस्सा हैं, आज वो अपनी राय रखेंगी। और सीनियर जर्नलिस्ट रामेश्वर पांडे साहब भी इस डिबेट को ज्वाइन कर चुके हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। नवीन, सबसे पहला सवाल आपसे, क्योंकि अब सेंटर में भी आपकी सरकार, जम्मू कश्मीर में भी आपकी सरकार, सबसे बड़ा सवाल जिसका आपको जवाब देना है कि आखिर शहीदों की यह गिनती कब तक जारी रहेगी। बहुत दुखद और बहुत दर्दनाक सवाल है ये, जिसका आपको सामना करना है। खबर यह भी आई 4 जवान जब शहीद हुए कि होम सेक्रेटरी जो है वो एनएसए से मुलाकात कर रहे हैं, एक हाई लेवल मीटिंग हो रही है, कुछ नतीजा निकला या जवानों की शहादत की तरह ही ये मीटिंग्स जो हो रही हैं ये भी रूटीन बनकर रह गई हैं सिर्फ? समीर भाई, मुझे समझ नहीं आता कि हमारे सैनिकों की जो शहादत है उस पर यह राजनीति कब बंद होगी। ये कब बंद होगी राजनीति, इस बात का कोई किसी के पास जवाब नहीं है। अभी कांग्रेस के नेता घड़ियाली आंसू बहाते हुए ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री फिटनेस वीडियो जारी कर रहे हैं, लेकिन वो जो रोजा इफ्तार दे रहे हैं उनको लगा नहीं, अगर उनको अगर थोड़ी भी शर्म होती तो इस रोजा इफ्तार को कैंसिल कर देते, आगे रख लेते, कल रख लेते या पहले रख लेते, लेकिन नहीं। आज इस देश के अंदर हर चीज में राजनीति देखी जा रही है। आज सैनिकों की जब शहादत होती है तो कांग्रेस के लोग, सैनिक जब कार्रवाई करते हैं उसका सबूत मांगते हैं। कांग्रेस की दूसरी बी टीम उनको सैनिकों को गुंडा बताती है, गली का गुंडा बताया जाता है। आज सैनिकों का मनोबल तोड़ा जाता है जो कि आतंकवाद से लड़ रहे हैं। पाकिस्तान जो कल तक घुटनों के बल सारी तो बातें हो गई ना, भारत के आगे, भारतीय सेना के आगे गिड़गिड़ा असल में हकीकत जो है, जो ग्राउंड रियलिटी है, वो ये तो जुमले कहां से हो रहे हैं भाई? हालात और बद से बदतर होते चले जा रहे हैं ना, ये बात आप मानेंगे? डेटा दूं आपको समीर भाई, आज ये बताइए कि पाकिस्तान के कितने सैनिकों को मारा गया, पाकिस्तान के कितने आतंकवादियों को मारा गया। पिछले समय में पाकिस्तान ने किस तादाद के अंदर, जब ऑपरेशन क्लीन चला तो भारत के अंदर आतंकवादी भेजने का काम किया। अगर सारी पॉलिटिकल पार्टियां इतने संजीदा हैं तो मेरी बात सुनिए, आज इस बात को तय करें सबके सब कि जो पाकिस्तानी आतंकवादी उनको तो को जमीन नहीं मिलनी चाहिए, उनको यहां दफनाना नहीं चाहिए, उनको आग लगा देनी चाहिए, नदी में बहा देना चाहिए। क्यों नहीं सब तय करते हैं इस बात के सारे पॉलिटिकल पार्टियां? कीजिए ना, किसने मना किया आपको फैसला लेने से? नवीन, अब तो आपकी सरकार है, अब तो मजबूत सरकार है, राष्ट्रवादी सरकार है, नेशनलिस्ट हैं आप लोग, लीजिए फैसला। किसने रोका है आपको? क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी को सामने नहीं आना चाहिए? क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी को सामने नहीं आना चाहिए? सबके सब इसका विरोध करना चाहिए, इसमें राजनीतिक रोटियां सेकनी चाहिए। ये कौन सा तरीका हुआ? सारी पॉलिटिकल पार्टियां क्यों नहीं साथ में? नहीं, हम नहीं कह रहे। ये क्या छोटा, ये मुद्दा सारा देश, सारा मुल्क आपसे यही कह रहा है कि पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए इस मुद्दे पर, लेकिन आप कड़े फैसले तो लीजिए जिसके लिए आपको चुनकर भेजा जनता ने। तो ये पॉलिटिक्स, मैं आपको डेटा बता रहा हूं, आप सब लोग ध्यान से सुनिएगा, सब लोग ध्यान से सुनिएगा। 2014 में 3 जवानों की शहादत हुई, 2015 में 10 जवान शहीद हुए, 2016 में 13 जवान शहीद हुए, 2017 में 18 जवान शहीद हुए और 2018 में अब तक 27 जवान शहीद हो चुके हैं। कुल 4 साल में 71 जवानों ने अपनी शहादत दी है। इसका हिसाब कौन देगा नवीन? जो मौजूदा सरकार है उसी को तो देना होगा ना, क्योंकि आप सत्ता में ये वादा करके आए थे कि आप एक के बदले 10 से लाएंगे। यही वही जवान है, बड़ी बड़ी बातें की गई थी। आज इस देश के अंदर, अपने देश में घुसे हुए 300 से ज्यादा दुर्दंत आतंकवादियों को मार के रानी सैनिकों ने, उसके बारे में नहीं बोलेंगे आप। आज जो पाकिस्तान के अंदर घुस करके पाकिस्तान को भारतीय सेना ने, बीएसएफ ने मारा है, उनके सैनिकों को मारा है, उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। कितने आतंकवादी मारे गए? आतंकवादी अच्छी बात है, अच्छी बात है, टेररिस्ट मारे जा रहे हैं, जो सरहद पार करके यहां पर आ रहे हैं उनको मारा जा रहा है, अच्छी बात है। आतंकवादी के सीने लेकिन अभी भी बहुत कमी है स्ट्रेटेजी में, जिसका नतीजा भुगत रहे हैं हमारे जवान। इन बहादुर जवानों की शहादत नहीं देखना चाहता देश।
अब हम और जनाजे नहीं देखना चाहते। आज इस सुरेंद्र राजपूत साहब, लेकिन पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर देश में पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर क्या इस पर बात होगी? देश के अंदर रहने वाले लोग क्योंकि आज जो कांग्रेस पार्टी ने भी करते हैं उनको भी मारा जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने भी इस खबर के आने के बाद कहीं ना कहीं पीएम के फिटनेस वीडियो को निशाना बनाया, कहा कि उधर जनाजे उठ रहे थे और इधर पीएम मोदी अपना फिटनेस वीडियो बना रहे थे। देखिए समीर भाई, अगर हम इनको टारगेट न करें तो पीएम तो सिर्फ फिटनेस की बात कर रहे हैं या शॉल लेने की बात कर रहे हैं, साड़ी देने की बात कर रहे हैं, कभी बिरयानी खाने की बात कर रहे हैं, कभी कुछ का बात कर रहे हैं। अब नवीन भाई जो क्राइम के भी रिपोर्टर रहे हैं, बड़े विद्वान रिपोर्टर रहे हैं, इतनी हंगामा खेज बातें कर रहे हैं कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। हमारे जवान तो बहुत प्रोफेशनल हैं, मार भी रहे हैं और शहादत जो दे रहे हैं वो तो दे रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? जिनका शासन है, नेस्त नाबूद करने का काम करना चाहिए या फिटनेस लेने और देने का? आज की डेट में प्रधानमंत्री जी वीडियो जारी करें कि हमने प्रधानमंत्री के रूप में पाकिस्तान के मंसूबों को, आतंकी मंसूबों को नेस्त नाबूद करने का यह काम किया। कांग्रेस पार्टी, सुरेंद्र राजपूत, राहुल गांधी जी सबसे पहले खैर मकदम करेंगे, सैल्यूट करेंगे प्रधानमंत्री जी को। लेकिन राजपूत साहब नहीं करते ना खैर मकदम। 2 गज जमीन वो कह तो रहे हैं सर्जिकल स्ट्राइक होती है जब सरकार कड़े कदम उठाती है तो आप लोग सवाल खड़े कर देते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगने लगते हैं, सेना पर सवाल खड़े करने लगते हैं आपके नेता। इसमें तो कम से कम एक हो जाना चाहिए ना। जी 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 बिल्कुल। हाँ, मैं आपकी बात का भी जवाब दूं। भारतीय जनता पार्टी ने कई शिखंडी पैदा कर लिए हैं। भारतीय जनता पार्टी की आदत हो गई है कि फॉल्स शिखंडियों के पीछे खड़े होकर के हम देश के संविधान के ऊपर बात उठाते हैं। लोग कहते हैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं कह रहे, देश के खिलाफ कह रहे हैं। हम कहते हैं कि साहब मंदिर और मस्जिद की आप लड़ाई मत करो, लोग कहते हैं राम विरोधी हो गए। इसी तरीके से हम भारतीय जनता पार्टी के मंसूबों पर सवाल उठाते हैं तो हमसे कहा जाता है कि हम सेना के विरोधी हो गए। अजीब किस्म की वहशत है, अजीब किस्म का पागलपन है इन लोगों का। हमारी सेना हाईली प्रोफेशनल है, हमारी सेना हाईली प्रोफेशनल है, हमारी सेना पूरी तरीके से पेशेवर सेना है, हमारी सेना दुश्मनों को दांत खट्टे करने में बिल्कुल काबिल है, सक्षम है। 10 मिनट में पाकिस्तान आतंकवादियों को मारने कर का देगी जो 1971 में एक पाकिस्तान के 2 पाकिस्तान सेना के लोगों को कहते एक पाकिस्तान के 2 पाकिस्तान हमारी ही सेना ने किए हैं। आपने हिंदू रहित पाकिस्तान बनाया, कि आपने हिंदू रहित बांग्लादेश बनाया, गोवा को आपने हिंदू रहित कश्मीर बना दिया। अब देश को बनाना चाहते हैं क्या? किसी ने इस नहीं देश को मुगल ठीक है, एक-एक करके बोलिए। नवीन थोड़ा सा इंतजार कीजिए। सुरेंद्र राजपूत साहब आपकी बात हो गई। पीके सहगल साहब के पास मैं जा रहा हूं, आप दोनों लोग ध्यान से सुनिएगा। 1 मिनट। हमारी बात पीके सहगल साहब, नहीं नवीन जी हमारी बात को कह राजपूत साहब हो गई ना आपकी बात? हमारी सेना की शहादत के नाम पर अगर भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से घड़ियाली आंसू बहाती है तो अफसोस होता है। सेना हमारी बहुत प्रोफेशनल है। भारतीय जनता पार्टी की विदेश और रक्षा बिरयानी खा रहे नरेंद्र मोदी ठीक है, बिरयानी खा रहे सैनिकों की शहादत पे शर्म करिए आप राजपूत जी। अरे बिरयानी तो आप ठीक है। पीके सहगल साहब, पीके सहगल साहब मुझे ये बताइए, 29 मई को सर 1 मिनट प्लीज, थोड़ी सी गंभीरता रखें, सुने दूसरों को भी। पीके सहगल साहब, जिस तरह से 29 मई को पाकिस्तानी डीजीएमओ का फोन आता है और जो लगातार हम एक्शन ले रहे थे, कार्रवाई कर रहे थे, पाकिस्तान की बोलती बंद करने की कोशिश हमारी सेना कर रही थी, उसके बाद यह हुआ 29 मई को पाकिस्तानी डीजीएमओ फोन करता है भारतीय डीजीएमओ को और सीज फायर की एक तरह से वो लोग गुहार लगाते हैं। क्या जरूरत थी कि मान लिया जाए? क्योंकि उसके बाद का नतीजा अब हमारे सामने है। पिछले 27 दिन का डेटा उठाकर देख लीजिए। क्या जरूरत थी सर? आपका कहना बिल्कुल सही, आपका कहना बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान जो है हर बारी जो है रोता है। उसके डीजीएम हमारे डीजीएम से बात करते हैं। 29 मई को बातचीत हुई, फिर 3 जून को सेक्टर कमांडर्स के बीच में बातचीत हुई। हमको झांसा देता है, हमारी स्ट्रेटेजी कंफ्यूज्ड है, हमारे इरादे कमज़ोर हैं, हमारे तरीके कमज़ोर हैं। हमारे रक्षा मंत्री ने कुछ ही दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा हम पहल नहीं करते, पहल पाकिस्तान करता है, हम केवल जवाबी कार्रवाई करते हैं। यानी दूसरे लफ्ज़ों में साफ तौर पर आप कबूल कर रहे हैं कि आपने इनिशिएटिव पाकिस्तान के हाथ में रख दिया है। वो चुनता है कब, किस तरीके से, कितनी तादाद में, कैसे मारेगा। हम केवल रिएक्ट करते हैं।
जब सर्जिकल स्ट्राइक की थी उसके बाद में हिंदुस्तान हर प्रकार से लाइन ऑफ कंट्रोल पर और इंटरनेशनल बॉर्डर पर हामी हो गया था। वैली के अंदर ऑपरेशन ऑल आउट फेज 1 चलाया था, जिसके नतीजे साफ तौर पर आ रहे हैं। आज हमने फिर वो इनिशिएटिव खो दिया है और पाकिस्तान बाज नहीं आएगा जब तक आप रूथलेसली पाकिस्तान को बर्बाद नहीं करोगे। हर बारी जब हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि पहले 5 महीनों में इस साल 1500 सीज फायर वायलेशन हुई है, यानी दूसरे लफ्जों में हिंदुस्तान अलाउ कर रहा है एक छोटे देश को 300 बारी महीने में आपके ऊपर हमला करने के लिए, और आपकी जवाबी कार्रवाई इतनी कमजोर है कि उसके घुटने नहीं टिक रहे। उसके जितने भी टेररिस्ट लॉन्च पैड्स हैं, आधे से ज्यादा टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप्स जो हैं वो आपकी निगाह में है। आप एक ही दिन में उनको कंकरेंटली बर्बाद कर सकते हैं, लेकिन ये मजबूत सरकार जो है और डिसाइसिव गवर्नमेंट है वो मजबूती कब दिखाएगी, वो अपना दम कब दिखाएगी? आप उन माँ बाप को जिनके बच्चे मर रहे हैं, उन बच्चों को जिनके पिता मर रहे हैं, क्या जवाब देंगे? अगर आपकी नीतियों में इसी माफिक की कमजोरी रही और आपने पाकिस्तान के साथ रूथलेसनेस नहीं दिखाई, पॉलिसीज तो कमजोर आने है, वाले इलेक्शन में आपको बहुत बुरा ये बात असर हर होगा कोई कह रहा है। इसका। आज पूरा देश राजा एजाज अली साहब पीडीपी से मौजूद हैं। राजा एजाज अली साहब, आप जवाब दीजिए पीके सहगल साहब की बातों का, और जो तमाम सवाल इस डिबेट में उठ रहे हैं उन सबका जवाब दीजिए, क्योंकि आप लोग तो बड़े हिमायती हैं ना सीज फायर के। जी, कि सीज फायर कर दीजिए, पाकिस्तान से बात कीजिए, वो हमला करते रहे, हम बात करते रहे। जी हाँ, सुनिए, आप मेरे ख्याल में हमें ज्यादा सारे जो जज्बाती तरीके से पार्टी को ब्राउनिंग पॉइंट सिक्योर करने के बजाय हम जो कोशिश करें, सबसे पहले मैं अपने जो साथी गुजर गए हैं, जिनकी डेथ हो गई है, उसमें असिस्टेंट कमांडर हैं, सब इंस्पेक्टर एसआई हैं, उनके साथ सिंपैथीज अपनी तरफ से, अपनी गवर्नमेंट की तरफ से एक्सटेंड करता हूं। उन परिवारों के साथ में उनको श्रद्धांजलि पेश करता हूं। मैं खुद एज असिस्टेंट कमांडर बीएसएफ रहा हूं, इसलिए मेरी कुछ बातें आप अच्छी तरह सुन लीजिए। मेरी बातें, मैं असिस्टेंट कमांडर रहा हूं। कब तक? जी हाँ, मैं उनको सलाम कर रहे हैं, हम भी उसको सलाम कर रहे हैं। और आप ये देखें कि इसको एक टेक्निकली देखिए, हम एक रोग स्टेट को, एक बैगेज को अपने साथ कैरी कर रहे हैं। हिंदुस्तान जो है वो पाकिस्तान को कैरी कर रहा है और पाकिस्तान को कैरी करना है। आप ऐसे हम कहते हैं कि कल जो डोनाल्ड ट्रंप भी नॉर्थ कोरिया में जाकर किम से बात करके आ सकते हैं। तो ये जो चीजें, इसके लिए दोनों तरीके की तैयारी करनी है। आप सुन लीजिए, दोनों तरीके की तैयारी। सबसे पहले हमने अपना डिफेंस जो है, हम जानते हैं कि पाकिस्तान पर हम एतबार नहीं कर सकते। पाकिस्तान पर एतबार इसलिए भी नहीं कर सकते कि उनकी फोर्सेस में भी जो है नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, उनके फोर्सेस में भी तखरीबकार हैं, उनकी फोर्सेस आर्मी के अंदर, फोर्सेस के अंदर भी वो लोग हैं जो ना पीस को हम ये साथी हैं, ना अच्छी बात के साथी हैं, ना दोस्ताना तलकात के साथी हैं। इसी तरह आज जब वहां इलेक्शन होने वाला है तो उस गवर्नमेंट की अपनी जो प्रॉब्लम है, आपको याद है, आप इतना एनालिसिस देखिए कि जब कभी भी पाकिस्तान में इलेक्शन हुआ है उसका हमेशा असर खमियाजा बॉर्डरों पर रहा है, और बॉर्डरों पर वो अपनी एक्टिविटी करके हम लोगों को अपनी सिंपैथीज और गवर्नमेंट के वो फायदे उठाना चाहते हैं, इलेक्शन को कंडक्ट करना चाहते हैं। उस असूल को भी हमें अपने पेश मद्देनजर रखना चाहिए। फिर मैं ये बात बताऊं कि जो चमलियाल का ये अपना बॉर्डर है, मैं वहां रहा हूं पोस्ट पर, उसका इतना मजबूत डिफेंस है। ये कैसे हो सकता है कि डिफेंस के अंदर अगर कोई कार्रवाई हो जाए तो हमारे इतना डिफेंस कमजोर कैसे हो कि हमारी 4 कैजुअलिटीज और भी ऑफिसर लेवल की हो जाएं। हमने एक बार अपना सिक्योरिटी ऑडिटिंग अपनी आउटपोस्ट पर भी जरूरी करना है, हमारे कमांडर्स को करना है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान को हैंडल करने के लिए वो जो गलतियां हो रही हैं, जो खामियां हैं, वो तो दूर कर ली जाएंगी। आप कमजोरी की बात कर रहे हैं, मैं मजबूती की बात कर रहा हूं। मैं मजबूती की बात कर रहा हूं, मजबूती कब दिखाएंगे आप? शबनम जी, क्या ये सवाल है क्या? क्योंकि ये तो मजबूत सरकार है ना। मैं प्रैक्टिकल, जी देखिए, मैं प्रैक्टिकल वो बात कर रहा हूँ, बॉर्डर की बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। गवर्नमेंट का आप जब कहते हैं गोले से गोला निशाने वाला नहीं है, गोले में आपको टेक्निकली और इंसान क्या सोच रहा है और उसको भी सुन लीजिए। इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान को काउ डाउन करना है, पाकिस्तान को साबित करके देना है कि आप। ठीक है सर, एजाज अली साहब, हो गई आपकी बात, अब सुन लीजिए दूसरों को। जी समीर भाई, मैं 2 बातें कहूंगी आपके माध्यम से। एक तो जो हमारा सत्ता पक्ष है, नवीन भाई बैठे हुए हैं यहाँ पर, देखिए देखिए कांग्रेस ने ये नहीं किया, देखिए देखिए कांग्रेस ने रोजा इफ्तार रख ली, देखिए देखिए फलाना हो गया। हम क्या करें? हमें तो हमारे जवान सुरक्षित चाहिए।
और आपकी सरकार है जनाब, आपको कांग्रेस से पूछने जाने की जरूरत नहीं है अब। सही बात। वो चाहे आपको हामी भरने आए या वो ये नकारात्मक रवैया रखें अपना, लेकिन आपको बड़े एक्शन लेने पड़ेंगे उनके खिलाफ, जो रोज हमारे किसी को धराशायी कर देते हैं। कि जिसके घर से जाता है ना समीर भाई, आप सोच सकते हैं कितना दर्द होता है किसी का कोई मर जाए तो, और शहीद हो जाए, उनको कोई लेना देना भी नहीं है। हमारे लिए शहीद हो रहे हैं, यहाँ पर हम सेफ रहे हैं सिर्फ इसलिए। बिल्कुल, और बेशक। आप इतना भी दर्द नहीं समझते हैं किसी का। और दूसरे कांग्रेसियों को, महाराजाओं को देख लीजिए आप, इन महाशय को तो कोई और चिंता है ही नहीं, ये सिर्फ मोदी जी का गुणगान गाने के अलावा इन्हें दूसरा कोई काम नहीं है। मोदी जी ने निक्कर कौन सा पहना, मोदी जी ने आज टी शर्ट कौन सी पहनी थी, मोदी जी ने आज क्या कहा था, क्या किया था। अरे आप विपक्षी हैं, आपके बस का कुछ नहीं है क्या? आप जाके कम से कम बॉर्डर की बात पर तो साथ खड़े होइए। बाद में लड़ लेंगे मोदी जी से कि मोदी जी ने क्या गलत किया था और क्या अच्छा किया था। जब हमारे देश की बात आएगी, देश हित की बात आएगी, आप तब भी, आज मोदी जी ने अपना एक्सरसाइज करते हुए वीडियो डाल दिया, आप क्यों नहीं खड़े हुए बॉर्डर पे जाके कि जी हाँ जो शहीद हुए हम उनको सैल्यूट करने आ गए। आप हर चीज मोदी जी से रिलेट करने बैठ जाएंगे। ठीक है। तो देश की पब्लिक को इन सब से मतलब नहीं, हमें खड़ा हमारा हुआ देश भी शबनम, सुरक्षित आपको चाहिए। जानकारी है पूरी, या आप खाली खामखा बोले जाएंगी? आपको जानकारी है कि आप कांग्रेस खामखा खड़ी बोले हुई तो या कोई नहीं बात खड़ी हुई नहीं, जवानों और देश की जनता बोले तो कांग्रेस खामखा देश बोलती की है। विदेश नीति देश की और जनता रक्षा की नीति बात के राजपूत साथ साहब, खड़ी हुई है। राजपूत आपको साहब, जानकारी राजपूत साहब और क्योंकि नवीन, आप आपकी दोनों लोग आपको ना जानकारी नहीं जरा है। देश की क्या नाराजगी कहते को हैं, कांग्रेस के समझने की ऊपर कोशिश दलाली कीजिए, दलाली करवाएंगे इमोशंस अपनी को कांग्रेस समझने की कोशिश आपको- कीजिए देश के। आपको या- ना तो रामेश्वर आपको पांडे साहब, बनाने की खामी जानकारी है, और नहीं खामी आपको कहाँ पर है? मोदी जी, मोदी रामेश्वर जी, पांडे मोदी साहब, जी, खामी कहाँ पर है? क्या मैं जवाब दूं क्योंकि समीर भाई इसका? क्योंकि थोड़ा किया नहीं थोड़ा होगा थोड़ा विपक्ष का। धैर्य रखिए, जबान पे इस सरकार के आने के बाद विपक्ष का काम लोगों ने करना बड़ी नहीं है। उम्मीद के साथ आपको ये मंशा जानकारी पाली नहीं है, थी जिसको कि जानकारी पाकिस्तान नहीं है, को इस तरीके करारा की जवाब मिलेगा, फालतू की बहस में लेकिन मैं नहीं मिल रहा है उलझने सर। नहीं जाता हूं। खामी कहाँ पर है? एक मिनट शबनम, शबनम एक मिनट, शबनम एक मिनट, राजपूत साहब शबनम एक मिनट, रामेश्वर पांडे साहब, राहुल गांधी को कहाँ पर है सर खामी? कहने वाली आप हैं कौन? आपकी है? अच्छा आप अरे कौन छोड़िए है? सर राहुल गांधी को, अभी एक मिनट देश की जो जनता सवाल से पूछा आप उसका ये जवाब मिल पूछेंगे जाए कि ना। आप कौन है? एक मिनट जी जी, आपको नहीं, ये बनाने एक मिनट, वाले शबनम, वाले शबनम, सब शबनम। लोग ना देश देश की की जनता। राजनीति की जानकारी है, ना देश के डिफेंस सर्विसेज की जानकारी है। पांडे उसके बाद जी, ये खामखा अच्छा विपक्ष पांडे के जी की बारे तो में सुन लीजिए आप ना बताना राजपूत साहब। चाहिए। आप ही को एक सारी मिनट। जानकारी है, तभी जनता ने बाहर का कहां ठीक का है रास्ता दिखाया, पांडे किसी जी, लायक नहीं छोड़ा पांडे जी, आपको। पांडे जी जी, अरे जनता ने हमें जो किया वो हम जनता से सह लेंगे, आप जैसे लोगों से हमें राय लेने की आवश्यकता जनता- नहीं है। बाकी सबकी अच्छा, आवाज डाउन जनता कीजिए। पार्टी ज्वाइन रामेश्वर कर चुकी है, पांडे उसमें साहब से रहिए। सवाल है, उनका ऑडियो लीजिए जी। पांडे जी, अभी और बुरा हाल होगा आपका जी हाँ। अगर ये तेवर है। शबनम प्लीज। बताइए सवाल क्या है आपका? चलिए रामेश्वर पांडे साहब, वक्त जो आपसी तूतू मैमे है ना उसमें बहुत बर्बाद हो जाता है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं और फिर ब्रेक के बाद मैं आपके पास आऊंगा, तफसील से आपसे बात करूंगा इसी सवाल का जवाब की खामी कहां पर है। छोटा सा ब्रेक, फौरन हो रहे हैं हाजिर। तो कब तक होंगी बहादुर जवानों के खून से हमारी सरहदें लाल? यह है हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। रामेश्वर पांडे साहब, ब्रेक से पहले जो मैं आपसे जानने की कोशिश कर रहा था कि आखिर खामी कहां पर है? हालात बेहतर होने की उम्मीद थी लेकिन बदतर क्यों होते जा रहे हैं? क्या वजह है? जो 2014 से 2018 तक का डेटा मैंने आपको गिनाया, जवानों की शहादत लगातार बढ़ती जा रही, क्यों? देखिए समीर साहब, ये खामी हमारे राजनीतिक तंत्र में है और मैं ये कहूंगा कि हम जितने अलग अलग देखें तो हमारे सभी राजनीतिक दलों ने हमारे सेना का बड़ा अपमान किया है, उनका मनोबल गिराया है। और यह नहीं भूलना चाहिए कि राजनीतिकरण तो मोदी ने भी किया, कांग्रेस ने भी किया, सभी राजनीतिक दलों ने किया है, जबकि हमारी सेनाएं, हमारी, आप सेना के बड़े जवानों से पूछिए, सेना के जवानों से पूछिए, आप सेना के अधिकारियों से पूछिए, आपके बीच में सहगल साहब हैं। राजनीतिक तंत्र का अपनी अवधारणा है, परसेप्शन है, सेना लड़ती रहती है और ये इंदिरा गांधी जी के समय में भी लड़ रही थी सीमा पर, ये मनमोहन सिंह के समय में भी लड़ रही थी, शहादतें दे रही थी और ये आज भी लड़ रही है। दिक्कत तब होती है कि जब हमारे जवानों की शहादत होती है
तो आप एक बार भूल जाते हैं सेना की बहादुरी को, और आप ये भूल जाते हैं कि उनके हाथ बंधे हुए हैं, और आप 3 जवानों की जगह 10 जवानों के सिर लाएंगे जैसे जुमले बोलने लगते हैं। और आज जब ज्यादा जवान मारे जा रहे हैं तो कांग्रेस अगर ये सवाल उठाती तो आपको बुरा लगने लगता है। आपको तब भी ये जुमले नहीं बोलने चाहिए थे। और मैं बतलाऊं, इस हिंदुस्तान की राजनीति का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, अगर देश के सवाल पर सामूहिक फैसले होंगे तो कांग्रेस भी उसके साथ खड़ी होगी, सपा भी खड़ी होगी, बसपा भी खड़ी होगी। और लेकिन आप फैसला तो जो सरकार में है उसको लेना है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है हमारे यहाँ कि हम हमेशा जवाबी कार्रवाई की बात करते हैं, और जो राजनीतिक तंत्र के लोग हैं जाके कुछ बड़ी बड़ी बातें कह आते हैं। राजनाथ सिंह गए, बड़े बड़े भाषण कराए। हमारे राजनीतिक तंत्र को एक बार सेना से कॉन्फिडेंस में लेकर भी कुछ बोलना चाहिए। हमारी सारी तैयारी जवाबी कार्रवाई पर है। जब उनकी हमें बिल्कुल भरोसा नहीं है, लेकिन जब उनका हमला हो जाता है तो हम हमला करते हैं जी। तो जब जवाबी कार्रवाई करेंगे तो वो हमला करने के बाद पूरी सतर्कता के साथ रहते हैं, और वो अचानक आपको हमला करके आपको सरप्राइज देते हैं। और ये आज से नहीं चल रहा है, 10 कोस चल रहा है। सही बात है। सेना तो आपसे कह रही है, ठीक है, पहले की सरकारों से भी कहती रही, आज भी करे कि हमें खुली छूट दीजिए, और आपने कभी छूट नहीं दी। सहगल साहब से आप पूछे इस मामले पे, और आप रोकते हैं। तो इसके अंतर्राष्ट्रीय वजह हैं, राजनीतिक वजह है। आप महबूबा जी की भी बात आपको सुननी है। पीके सहगल साहब, क्या यही सच्चाई है क्या सर? सेना को आप खुली छूट, क्योंकि आज तो ये दावा किया जा रहा है कि पहले खुली छूट नहीं थी, अब हमने खुली छूट दे दी है, लेकिन अभी भी दरअसल जमीनी हालात वैसे के वैसे ही हैं क्या सर? क्योंकि सीज फायर जब हो रहा था, जब डीजीएमओ का फोन आया और यहां पर बातचीत हुई, तब भी ये कहा जा रहा था कि सेना तैयार नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं पॉलिटिकल प्रेशर था बहुत। क्या इस तरह की बातों में कोई हकीकत है क्या? अभी भी खुला हाथ जो मिलना चाहिए वो नहीं दिया गया है क्या? आपका ये सवाल मेरे से है? जी जी सर। देखिए, मैं पांडे जी के बातों से बड़ा सहमत हूं। 70 साल से किसी भी सरकार ने हिंदुस्तान के सैनिक को वो वेयर विदॉल दिया ही नहीं जिससे वो सरवाइव कर सके, लड़ाई कर सके और जीत सके। आज भी सेना के पास सही प्रकार का हथियार नहीं है, सही प्रकार की प्रोटेक्टिव क्लोथिंग नहीं है, सही प्रकार के जूते नहीं है, सही प्रकार की हेलमेट नहीं है, सही प्रकार के नाइट विजन डिवाइसेस नहीं है, और इवन हमारे बंकर्स भी उतने मजबूत नहीं जिस माफिक होने चाहिए। ये 70 साल की कोशिशों के बावजूद, उसके बाद अगर आप देखो तो बहुत बड़े पैमाने पर आपके पास कैग ने कहा था कि केवल 10 दिन की लड़ाई का असला वगैरह भी नहीं है। वास्तव में उस समय जब ये कैग की रिपोर्ट थी, कंट्री के पास केवल 2 या 3 दिन ही का सामान था। जब आप यूपीए की सरकार को देखो तो मिड 1980s में आपने बोफोर्स को इंडक्ट किया, उसके बाद किसी प्रकार का कोई नया इक्विपमेंट इंडक्ट नहीं किया। हवाई जहाज के स्क्वाड्रन्स गिरते रहे, नेवी कमजोर होती रही, नेवल चीफ ने रेजिग्नेशन दिया क्योंकि आपने इतना भी पैसा नहीं दिया कि सही प्रकार की बैटरियां लगाई जाए। आपकी सबमरीन्स डूबी क्योंकि सही प्रकार की बैटरी नहीं थे, आपके जहाज डूबने शुरू हुए। अगर और दूसरा, हर पॉलिटिकल पार्टी जो है सेना को इस्तेमाल करती है अपने फायदे के लिए, लेकिन जब सेना का सवाल आता है, वन पे कमीशन आफ्टर द अदर पे कमीशन, तीसरा पे कमीशन, आप सेना के कद को, सेना के स्टेटस को, सेना के हक को गिराते जा रहे हैं। ये सरकार का भी जो बजट है, चारों बजट जो इस सरकार के बजट है वो 1947 और 1950 से भी बदतर थे, जबकि दो तरफा खतरा साफ तौर पे नजर आ रहा है। तो यानी दूसरे लफ्जों में, या तो आपको डिफेंस समझ नहीं आती, क्योंकि जो आप डिफेंस सेक्रेटरी बनाते हो, जो डिफेंस में जॉइंट सेक्रेटरी बनाते हो, जो डिफेंस मिनिस्ट्री में लोग रखते हो, वो जब तक डिफेंस में नहीं आए थे एबीसीडी डिफेंस की नहीं समझते थे। ओवरनाइट दे बिकम द प्रिंसिपल डिसीजन मेकर्स। आज भी आपकी जो हायर डिफेंस हायरार्की है वो वास्तव में सेकेंड वर्ल्ड वॉर की लड़ाई के लिए 21वीं सेंचुरी की नेट सेंट्रिक मॉडर्न वॉरफेयर के लिए तैयार नहीं है। कारगिल युद्ध की जितनी भी बड़ी आपकी रिकमेंडेशंस थी
एक भी जो मुख्य रिकमेंडेशन है आज तक आपने नहीं लगाई। किसी प्रकार की हमारी सेनाओं में नवीन जिंदल आप समझ रहे हैं ना, इंटीग्रेशन है ही नहीं। नवीन और ये जिंदल सहगल jointness साहब और की बातों integration आएगी भी को नहीं। सुनने के बाद क्योंकि आपको बाबू लोग समझ आ रहा होगा कि दिक्कतें कहां पर हैं, कैसे पुरानी सरकारें जो थीं उन्होंने गलतियां की और कैसे आपकी सरकार अब उन्हीं गलतियों को दोहरा रही है। पुरानी सरकारों ने जो गलतियां की उसका नतीजा तो दिख गया, जनता ने बता दिया, बदलकर सरकार। लेकिन अब आप क्यों गलतियां कर रहे हैं? आपके सामने तो सबक भी है पुरानी सरकारों का, फिर भी वही हाल है। अब मैं जवाब दूं समीर भाई। मेरा कहना यह है जी कि दो तीन चीजें बात जरूरी हैं बात कहने के लिए। इससे पहले पांडे जी ने भी एक बात कही थी, उसका भी मुझे रामेश्वर जी का भी जवाब देना है और सहगल साहब का भी जवाब दूंगा। वो इसलिए पहली बात तो समीर भाई है कि पाकिस्तान को ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी या फिर केंद्र की सरकार या सेना ने अभी कोई जवाब नहीं दिया, करारा जवाब नहीं दिया। अगर नहीं दिया होता तो पाकिस्तान घुटनों के बल बैठ करके रेंगतानी अपने प्राणों के लिए बार बार प्रार्थना नहीं कर रहा होता बीएसएफ के जवानों के सामने। ये इसी बीएसएफ और सेना के जवानों ने ही किया, किसी और ने नहीं किया, पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा सभी राजनीतिक दल जो है सेना के कामकाज में हस्तक्षेप करती हैं, वो फायदा उठाती हैं। बेशक मुझे पुराने काल में कोई बात नहीं कहना चाहता हूं, और मैं यहाँ समीर भाई तुलना भी नहीं करना चाहता हूं कि कांग्रेस के समय में कितने जवान शहीद हुए, मैं डाटा कर लेकर के बैठूंगा, वो तुलना करना उचित नहीं है। बिल्कुल होनी भी नहीं चाहिए। पार्टी के समय में भी कितने सरकार में भी कितने सैनिक शहीद हुए। सबसे ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है जो तुलना कर रहे हैं बैठ करके बड़े बड़े पैनलिस्ट हमारे साथी। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूं, हमने आतंकवाद को उस समय जब ऑपरेशन क्लीन चलाया, कश्मीर से आतंकवाद को तुरंत आतंकवादियों को मारा गया, उसके बाद जब पाकिस्तान पूरी ताकत लगा रहा है लगातार, पहली बार कि किसी तरह से कश्मीर में आतंकवादी भेज दिए जाए, उनके समर्थकों से, पाकिस्तान समर्थकों से भारत सरकार बात करे, जब उसको पूरी तरह से नकारा जा रहा है, उनको वहां से घुसने नहीं दिया जा रहा, तब भी आप कह रहे हैं कि हाँ उनके साथ ये बात नहीं कर रहे सैनिकों की पीठ थपथपा रहे कि किस प्रकार से सैनिक पाकिस्तान। नवीन आप ऑपरेशन ऑल आउट चला रहे थे, किसी ने उस पर सवाल नहीं उठाया, किसी ने सवाल नहीं उठाया। हर किसी ने कहा कि अगर 250 आतंकवादी मारे गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, उनका यही यश होना चाहिए। उठाया सवाल समीर भाई, सवाल तब उठते हैं जब आप सीज फायर करके मौका दे देते हैं, ये ऑपरेशन ऑल आउट बंद कर देते हैं एक तरह से। दूसरी बात तब सवाल उठते हैं ना। दूसरी बात, क्या जरूरत थी 29 मई के बाद पाकिस्तान को मौका देने की? विश्व में क्या मायने रखता है रमजान और रोजे पाकिस्तान जैसे नाकाम और नापाक मुल्क के लिए? रोजे इंसान पहली बात सुनिए सभी भाई, पूरे विश्व में जैसे पापियों के लिए नहीं है। पाकिस्तान जिस प्रकार से छदम युद्ध लड़ रहा है वो एक्सपोज हुआ, अलग हुआ, और उसके लगातार मार रहे हैं पाकिस्तान के लोगों को और जो लोग आतंकवाद में शामिल हैं। लेकिन सहगल साहब ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है, मैं बताना चाहता हूं। आप यहां बैठ करके कहते हैं कि सेना के पास कुछ नहीं है 70 सालों के अंदर। आप अपनी सेना के सारे जो बताने की कमियां है, मुझे मालूम नहीं है, सहगल साहब कह रहे हैं कमियां और सरकार ने कम बजट रखा है। सहगल साहब आप तो डिफेंस के आदमी हैं, आपको बहुत अधिक जानकारी होगी, लेकिन मुझे समझ नहीं आता, आपने एक बार ये नहीं कहा कि जो विदेशों में पैसा जाया करता था, सरकारें भेजा करती थी सामान खरीदने के लिए, आज भारत के अंदर वो निर्मित हो रहा है। जो विदेशी मुद्रा के तौर पे पैसा जाया करता तो देश में है, और विदेशी मुद्रा बचाई जा रही है। जो बजट पहले अधिक हुआ करता था, वो बजट देश के अंदर सैनिकों के लिए काम आ रहा है। आप सेना किस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं? 4 साल में सरकार ने कुछ नहीं किया, बस आप सियासत पर आ गए ना, फिर आपने कंपैरिजन कर दिया ना। आप सुरेंद्र राजपूत साहब अगर कुछ बोलेंगे तो आप कहेंगे वो सियासत कर रहे हैं, वो इस मुद्दे पर सियासत कर रहे हैं। आप ये चाहते हैं लेकिन घुमा फिरा कर कहीं ना कहीं बात आप वहीं पर ले आते हैं। कुछ ना बोले और हम पे ये पूछ रहा हूं कि आप क्या कर रहे हैं? अरे आप जब आप बार बार ये कह रहे हैं कि सरकार शहादत दे रही है, आप ये कह रहे हैं बार बार कि जो है सरकार के समय में सैनिक ज्यादा शहीद हो रहे हैं, आप इस पर कभी आपने नहीं कहा कि सरकार के समय में आतंकवादी मारे जा रहे हैं, शहादत के आंकड़े बढ़ते चले जा रहे हैं ना, पाकिस्तान के सैनिक मारे जा रहे हैं, हकीकत है ना ये। हाँ, तो उन आतंकवादियों को तो मारा जा रहा है, वो आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद हो रहे हैं, वो इन लोगों के कारण इन लोगों के लिए शहीद हो रहे हैं। जो ये बीच मौके गए थे, आज वो बीच देश के जवानों को भुगतना पड़ रहा है। ठीक है सुरेंद्र राजपूत साहब, 10 साल में आप लोगों ने इतनी नाकाम सरकार चलाई कि अभी भी 4 साल हो गए सत्ता में आए हुए, लेकिन नवीन जिंदल की पार्टी को अभी बहुत कुछ करना बाकी है ऐसा लग रहा है। 4 सालों में भी कुछ नहीं हुआ, यह साबित करने की कोशिश है कुल मिलाकर।
देखिए, भारत की सेना बहुत हाईली प्रोफेशनल सेना है। ये वही सेना है जिसने एक पाकिस्तान के 2 पाकिस्तान किए। ये वही सेना है जो पीस कीपिंग फोर्स में पूरी दुनिया में अपना डंका बजा चुकी है। ये वही प्रोफेशनल सेना है जिसके पास हिम्मत की कोई कमी नहीं है, और जिसने कारगिल युद्ध में क्या क्या किया था वो भी सबके सामने है, अपनी टॉप्स को अपने हाथ में लेने के लिए। यहां पर जो राजनीतिक नेतृत्व है पिछले 4 सालों का, उसमें अभी एक बड़ी प्रतिष्ठित मैगजीन ने लिखा था, पूरा कवर पेज दिया था कि सेना की जेबें खाली हैं। अब ये कांग्रेस की सरकार में नहीं, भाजपा की सरकार में हुआ है कि सेना के आधुनिकीकरण के लिए आपके पास पैसा नहीं है, सेना को 7th पे कमीशन देने के लिए आपके पास पैसा नहीं है, सेना को वर्दी देने के लिए आपके पास पैसा नहीं है, और आप बात कर रहे हैं कि हमने विदेशी मुद्रा बचा ली। सच्चाई ये है कि आप थोड़ा सा जमीन पर आइए। कहते हैं ना कि तुम आसमान की बुलंदियों से नीचे उतर कर आना, हमें कुछ जमीन के मसाइल पर बात करनी है। अगर आप कहेंगे तो मैं उस मैगजीन का नाम भी बता दूंगा, कवर पेज की स्टोरी है, और छोटी मोटी मैगजीन नहीं, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मैगजीन है, हिंदी की भी और अंग्रेजी की भी। अगर एक बार ये नवीन जी भी पढ़ लेते तो इनकी क्राइम रिपोर्टिंग की जगह डिफेंस रिपोर्टिंग भी हो जाती। तो यहां पर देखिए, हम लोग राजनीति करने के लिए नहीं बैठे सेना पर, हम सेना के पीछे आपको छुपने नहीं देंगे। सेना के इसलिए हमारी कोई शिकायत नहीं है, सेना के जवान बहादुर हैं, लेकिन आपकी नीति क्या है? आपकी नीति क्या है? पत्थरबाजों को आप छोड़ते हो, आतंकवादियों को काबुल पहुंचाने का काम आप करते हो, आप पूरे देश में, पूरी दुनिया में हिंदू मुसलमान की बांटने की बात आप करते हो, इंटरनल सिक्योरिटी को आप दिक्कत में करते हो, देश के जवानों को आप बॉर्डर पर आपकी गलत नीतियों की वजह से मेरे जवान मारे जाते हैं। कल आप जाकर के नवाज शरीफ की माताजी के पैर छू के आते हो आप, और उसके बाद कश्मीर के पत्थरबाजों को और आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेते हो और सेना के ऊपर मुकदमे लगाते हो आप, और इसीलिए सेना के मेजर के ऊपर मुकदमे लगाते हो, पीडीपी से आप समर्थन लेते भी हो और पीडीपी को समर्थन देते भी हो, और सेना के पैसों को लेकर के कहां आप जाते हो वो भी नहीं पता। किस अडानी को आप डिफेंस कॉरिडोर बनवाते हो, किस अडवाणी को राफेल डील में आप कितना पैसा खाए हो, ये भी हमें नहीं पता है। कि जो 500 करोड़ का 500 करोड़ का 1500 करोड़ में आपने लिया, ये भी नहीं आप बताते हो। लेकर के आ गए, वो पाकिस्तान को तो समझना नहीं था ना, उसके समझ में आती है ऐसी भाषा। भ्रष्ट भी और बेईमान भी जिसका डर था, जिसका खतरा था। समीर भाई, क्यों रखना है उनके लिए ऐसी चीजें, जब आपको पता है कि वो निकम्मे कमीने किसी बात से समझने वाले नहीं हैं, तो आपको ऐसी चीजें करनी नहीं चाहिए। हाँ। और रोजा रमजान किसके लिए होता है? मुसलमानों के लिए, नेक मुसलमानों के लिए। पाकिस्तान जैसे गंदे और घटिया कंट्री वाले मुसलमानों के लिए नहीं होता है वहां पर कुछ, तो उनको तो छोड़ दीजिए। रमजान की भी छूट देने की जरूरत नहीं और किसी भी बात की छूट देने की जरूरत नहीं है। ठोक दीजिए जो भी दिखाई देता है, चाहे वो बाहरी आपको दिखाई देता है पाकिस्तानी, या देश का गद्दार दिखाई देता है देश के अंदर, ठोकिए ना सबको। किसने रोका है आपको? आप पकड़ पकड़ के ठुकाई शुरू करिए इनकी ढंग से, फिर देखिए कैसे सुधरते हैं ये। देश में भी जो गद्दार नजर आ जाए, देश में जितने भी गद्दार बैठे, पहले उन्हें सही करिए आप, फिर देखिए पाकिस्तान कैसे रुकता है। क्योंकि उन्हें भी तो शेल्टर देने वाले इसी देश में बहुत सारे लोग बैठे हैं, जो उनको शेल्टर देते हैं यहाँ पर, जो उनको शह देते हैं आकर कि आइए आइए कुछ भी कर लीजिए, और हम यहाँ पर आतंकवादियों की जिंदाबाद लगाएंगे। उनके जब शव निकलेंगे तो हम लाखों लोग इकट्ठे होंगे। तो आपको ऐसे लोगों पर भी रोक लगानी होगी। बिल्कुल। राजा एजाज अली, क्या सहमत हैं आप, अग्री करते हैं शबनम जिस बात का जिक्र कर रही हैं? मैं, क्योंकि आपने देखिए, मैं ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि घाटी के अंदर भी सीजफायर हो एक तरह से, और जो फौजी ऑपरेशन चल रहा था उस पर रोक लगाई जाए, इसके पक्ष में आपने खूब जमकर बैटिंग की। लेकिन अब उसका नतीजा देख लीजिए, 27 दिन के रिजल्ट आ चुके हैं। 57 बार अटैक हुआ है सिक्योरिटी फोर्सेस पर घाटी के अंदर। अब आप बताइए, ऐसे लोगों के साथ नरमी बरती जाए या सख्ती हो? जी जी जी, देखिए आप मुझे 2 मिनट, आप मुझे भी 1 मिनट आप बात करने की इजाजत दीजिए। मैं काफी टाइम से डिस्कनेक्ट था इधर से ऑडियंस से, मैंने सारा बहस मबासा सुना नहीं है। लेकिन मैं एक चीज आपसे बताऊं कि क्या दुनिया के किसी महजब इसमें लोगों में कभी गोली से, बंदूक से कोई मसला हल हुआ है? मसला अगर दुनिया में कोई बड़े बड़े मसले हल हुए हैं तो हमेशा गुफ्त शनीद से, बातचीत से हल हुए हैं।
हमारा हमेशा सर, सामने वाले को अगर बंदूक की भाषा समझ में आती है, समीर भाई, सामने बात वाले तो को अगर ठीक सिर्फ है। और सिर्फ बंदूक की भाषा नहीं, समझ में आती है तो कैसे आप समझाएंगे लोग उसको आप? सुना लगाने लग जाएंगे। एजाज अली साहब, आज मेरे बताइए ख्याल आप में- इस डिबेट मेरे में ख्याल में- आप कैसे समझाएंगे? मेरे जो शख्स सुनिए, आपके पहले- सामने पहले आप AK-47 देखिए, लेकर हम खड़ा सारे हो, लोग उसको महज़ब आप डिबेट कैसे में बैठे समझाएंगे? जो हुए हैं। हमारी आर्मी पे पत्थर जिसको जिस बरसाएगा, आप भाषा में उसका समझ में उसको आता है, शेल्टर उसमें देने का काम करेंगे। प्लीज और फिर प्लीज यहाँ एक पर बात बनाएंगे। महजब लोग जी। बैठे हैं तो महजब तरीके से आप डिबेट्स करिए और डिबेट सुनिए। पहले हमने आपको सुना, आप भी प्लीज सुनिए। बोलिए आप। दुनिया के कोई भी बड़ा बोलिए। फैसला जो जी। है बंदूक से नहीं हुआ है, और जो हमने सीज फायर के लिए बैटिंग की, उस सीज फायर का इंपैक्ट हमारा ग्राउंड पर आज कश्मीर में है। हमने आपको दिखाया कि उसका इंपैक्ट है, लोगों में उसको फायदा हुआ है, वो सारी चीज हुई है जिस चीज का हम कह रहे थे। इसी तरह आप एक बैगेज को कैरी कर रहे सर, हैं। सिक्योरिटी सबसे फोर्सेस के पहले ऊपर इसमें 57 जरूरी अटैक है 27 दिन कि में। सब पार्टियों को अभी मिलकर रमजान एक खत्म नहीं नेशनल हुआ। इशू जो है उसमें ना खतरे में रहिए, नेशनल इशू में एक फैसला करिए। और नेशनल इशू में आप लोकल कॉन्स्टिट्यूएंसीज को ना ढूंढिए कि उसको मैं काउंट नहीं करेंगे ना। वीक हो जाऊंगा या क्या सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर जो अटैक हुआ उसको काउंट नहीं करेंगे आप। आपकी जो इस वक्त करते आ रहे हैं, सुनिए, सालों से आपके करके आ पास रहे इस हैं, वक्त जो पाकिस्तान से बातचीत, ये लीडरशिप पाकिस्तान से है, बातचीत। बहुत स्ट्रांग लीडरशिप है जो लोग country अपने में। घर बार छोड़कर बहुत स्ट्रांग लोग हैं फैसला आपकी करने सिक्योरिटी में वाले, लगे हुए हैं, लेकिन वो वहाँ के hesitate आवाम की सिर्फ इस सिक्योरिटी में वजह लगे से हुए, उनकी कि चिंता नहीं है उनको आपको। लोकल कॉन्स्टिट्यूएंसी को हैंडल करना पड़ता है। सर उनको पूछिए, कांग्रेस का चार खड़े होके चार जाकर border पर- जनाजे आज जिस घर में उठे हैं ना, उस घर के लोगों से पूछिए, उनके दिलों में झांकने की कोशिश ये कीजिए, PDP के नेता उनका से दर्द पूछिए, आप खड़े पहचानिए होके सर। जाकर बॉर्डर पर एक बार भी। नहीं, जो 57 अटैक हुए हैं, उसको नजरअंदाज मत कीजिए। चीज को आप कह रहे हैं बहुत देखिए, सक्सेसफुल रहा, अगर आप बहुत एक- सक्सेसफुल रहा। आप एक इशू को, आप जब इसको एक अमन को एक चांस देंगे, अगर आप इस लीडरशिप जो है स्ट्रांग है, उसको कौमी तौर पर 70 सारी साल से अमन का ही पॉलिटिकल चांस दे रहे पार्टियां हैं मिलकर उनको। नेशनल 70 साल इश्यूज से पर पाकिस्तान को उनको हम यही मैंडेट चांस देंगे, देते आप घूम रहे देखिए हैं कि बस। वो एक्शन करेंगे। लेकिन हर इशू करने से पहले, स्ट्रांग एक्शन करने से पहले हमारी लीडरशिप को, मोदी जी को देखना पड़ता है कि मेरी लोकल कॉन्स्टिट्यूएंसी पर इसका असर क्या होगा। तो इसलिए जरूरी है कि इन चीजों को सेटल करना जरूरी है। ये नहीं है कि पॉलिटिक्स की आप वजह हर से आप चीज को मरवा बंदूक से देंगे फैसला हमारे नहीं कर सकते, जाबाज आप दौलत सिपाहियों तौर से को। फैसला नहीं कर सकते। देखिए, जहां हमारे सिपाही हैं, सर, थोड़ा सा हमारे पॉलिटिक्स से बहादुर ऊपर सिपाही हैं, उठकर हमारे डिफेंसेस हैं, आप लोग हम भी पिछले सोचिए, 70 साल से protect क्योंकि करते आप आ लोग रहे हैं जमीन अपने पर हैं, border को। ग्राउंड पर आज ही नहीं हैं, protect आप लोगों कर की रहे हैं। बातों की बड़ी ये 70 अहमियत साल से है, भी आप लोगों की firing हो रही बातें थी, सुनी 70 जाती साल हैं, से भी कश्मीरी firing हो रही नौजवान थी। भी आपकी बातों को बड़े ध्यान से सुनता है। आप लोग भी अपनी जिम्मेदारी समझिए। बिल्कुल सुनते ठीक है हैं। सहगल साहब, वक्त हमारे पास बिल्कुल हम बिल्कुल कम सुनते बचा हैं, है। इसलिए हम सहगल साहब, हम सोल्यूशन देखेंगे क्या है कि सर? दुनिया का हर बड़ा फैसला अभी जो राह चल रही है उसमें बहुत दिक्कतें हैं, समझ में आ गया, सोल्यूशन क्या है सर? देखो, सोल्यूशन बड़ा क्लियर है। आपको तीन तरफा सोल्यूशन लेना है। जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, जी। पाकिस्तान के को साफ तौर पे अपने दर्शाना है कि आपकी हर कार्रवाई का जो जवाब है बड़ा सख्त होगा, बड़ा पनिशिंग होगा। और आप हमारा एक जवान मारोगे तो हम आपके कम से कम 10 मारेंगे। दूसरा, हम किसी प्रकार से आपके झांसे में नहीं आएंगे। इनिशिएटिव हमारे पास रहेगा, हमारी स्ट्रेटजी को बदली करना है। जहाँ तक वैली के अंदर का ताल्लुक है, ये रिस्क लेना बड़ा लाजमी था, लेकिन जो रिस्क लेना है उसको मॉडिफाई किया जा सकता है। आपने देखा कि 27 दिन के रमजान में 57 अटैक हुए हैं, जबकि जवाबी कार्रवाई सेना की तरफ से या सिक्योरिटी फोर्स की सिर्फ 4 बारी हुई है। 22 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जम्मू कश्मीर में, जिनमें 17 डिस्ट्रिक्ट्स में बिल्कुल पीस है। ये जो 4.5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, साउथ कश्मीर भी 4, श्रीनगर और पाटली सोपोर, इनमें से ये ऑर्डर को वापस ले लेना चाहिए था और सेना को खुले तौर पे हाँ, वो ऑपरेशन फेज 2, ऑल आउट फेज 2 को चलाने देना चाहिए, ताकि उनको पता लगे कि जिन एरियाज में अवाम साथ में है उन एरियाज को फायदा होगा, जिनमें अवाम साथ में नहीं है तो आपको नुकसान होगा। तीसरा, आपको हुर्रियत हर प्रकार से बदनाम हो चुका है, हर प्रकार से नकाब हो चुका है। आपने मिरवाइज का वीडियो देखा वायरल, वो हर फ्राइडे को क्या करते हैं, उसके बावजूद भी आप उनसे बातचीत क्यों करना चाहते हैं? अभी समय आ गया उनको दबोचने का, उनके खिलाफ कार्रवाई करने का। और ये एक बिल्कुल मजबूत सर, सही कह सरकार रहे हैं आप रिस्क ले सहगल सकती है साहब। उनके खिलाफ कार्रवाई करने उम्मीद है का। आपकी सलाह जब पर तक अमल आप होगा। कार्रवाई नहीं रामेश्वर करोगे, पांडे साहब, आखिर सवाल, आखिरी कमेंट सर। ये सियासत आड़े आ जाती है क्या कड़े फैसले लेने की कोशिश जब हम करते हैं तो? जी हाँ, सियासत आड़े आ जाती है, लेकिन मेरा सिर्फ ये कहना है, हमारी सेना में सहगल जी की बात का समर्थन करते हुए भी यह मानता हूं कि हमारी सेना दुनिया में बहादुर सेनाओं में है। 62 में हमने लड़ाई में हम कमजोर रहे, उसके बाद 65 और जितनी जंगें हुई,
इन्हीं पुराने हथियारों जी। से, और जिन बोफोर्स पर उंगली उठा दी गई तमाम चीजों पर। आप देखिए कारगिल जीता, हमारी सेना को आप बिल्कुल। खुला हाथ छूट दीजिए, हमारी सेनाएं पाकिस्तान की इस हरकत को बंद कर देगी, और इतनी ताकतवर है कि वो लगातार युद्ध लड़ते हुए दोनों मोर्चों पर फतह हासिल करेगी। हमारी सेना समीर का भाई, मनोबल यह समीर भाई है, सुनिए, मेरे लेकिन पास दो बातें करनी छोटी-छोटी उन्हें बहुत जल्दी से। आपके पास समय कम है। आक्रामक कार्रवाई मैं के अपनी बात लिए बोल दूं? इजाजत दीजिए, बिल्कुल उन्हें सिर्फ बिल्कुल, जवाबी बिल्कुल कार्रवाई तक सलाह सीमित और रखिए। नसीहतें दूसरे, आपको मिल चुकी हैं नवीन। मैं वक्त एक मेरे बात पास और खत्म हो चुका कहूंगा है, कि इसलिए इस डिबेट को यहीं खत्म ईद- करना होगा। और उम्मीद मैं ये करता हूं कि सहगल साहब ने और रामेश्वर पांडे साहब ने आज जो सलाह दी है उस पर जल्द से जल्द अमल होगा। जहां पर दिक्कतें हैं, जो आपने अच्छा किया है, बिल्कुल उस पर पूरा देश आपके साथ है, आगे बढ़िए। लेकिन जो गलतियां हो रही हैं उसको बंद कीजिए, और सियासत की वजह से कड़े फैसले लेने से हिचकिए मत। देश आपके साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए शब बखैर।